वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2 के ऊपर। इससे पहले वाला यहाँ पर जो पार्ट था, पार्ट 1, उसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद किया, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर आप लोगों के लिए जो पार्ट 2 है वो यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पर उन सवालों को देखेंगे मेनली जो आपके आगे आने वाले यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के, जैसे एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी जेई हो गया या एसएससी एमटीएस हो गया। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एग्ज़ाम होगा आगे, उसके लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये कारगर साबित होंगे जो भी हम यहाँ पर आपको सवाल कराने वाले हैं। तो उसी को देखते हैं हम यहाँ पर आज इस वाले वीडियो के अंदर। और इस वाले वीडियो को यहाँ पर आखिर तक देखना, क्योंकि ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और डायरेक्टली हम यहाँ पर उन्हीं सवालों को डील करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आने की, जिनकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। उन्हीं टॉपिक से आपको यहाँ पर मैक्सिमम सवाल आपको देखने को मिलेंगे। नहीं तो आप ये मानकर चलो कि जो हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं, आपको डायरेक्टली वो सवाल भी यहाँ पर उठकर आपको दिखते हुए मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर हम जो भी आपको कराएंगे उसको आपको यहाँ पर ध्यान से करते हुए चलना है, और इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं और यहाँ पर आपको इस तरीके से जो सवाल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी हम यहाँ पर आपको सवाल कराने वाले हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है आपके सामने। और इसके अंदर यहाँ पर हम जो भी टॉपिक्स कवर करेंगे वो ये मानकर चलो कि आगे आने वाले यहाँ पर एसएससी का यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, उसके अंदर आपको डायरेक्टली या तो इन्हीं टॉपिक से सवाल उठकर दिखेंगे, नहीं तो आपको यही सवाल उठे हुए दिखेंगे। इसलिए यहाँ पर जो हम आपको करा रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। और इस तरीके से हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि हम यहाँ पर पूरा यहाँ पर सवाल पढ़ेंगे, और पूरा सवाल यहाँ पर पढ़ने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस होंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, माइनिंग है। तो इन चारों में से आपको यहाँ पर अपना जो जवाब है वो यहाँ पर चुनना है। वीडियो को आप तब पॉज कर देना, आराम से यहाँ पर सवाल को पढ़ लेना हमारे साथ, और फिर वीडियो को पॉज कर देना और यहाँ पर जो आपका जवाब है वो आप चुन लेना, और इसी अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर वीडियो के अंदर आगे बढ़ना। फिर जैसे ही आप प्ले करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पर सही जवाब जो आपने चुना था वो क्या एक्चुअली में सही जवाब है या नहीं है। तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो पहला सवाल है वो है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द इंडिया जीडीपी टुडे। मतलब यहाँ पर जो इंडिया की जीडीपी है उसके अंदर कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन करता है, ये आपको बताना है ना। सबसे ज़्यादा यहाँ पर किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी के अंदर। तो क्या वो एग्रीकल्चर है, या वो इंडस्ट्री है, क्या वो सर्विसेज है, या वो माइनिंग है। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पर कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन कटिंग भी आनी चाहिए। अगर मान लो आपको इसका सही जवाब ना भी पता है तो भी आप ये सोच कर देखो, क्या इंडिया की जो जीडीपी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर माइनिंग का हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं हो सकता है माइनिंग का, है ना। माइनिंग की वजह से हमारी इंडिया की जीडीपी सबसे ऊपर जा रही हो, तो ये तो काफ़ी सोचने के अंदर भी अटपटा लग रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके बाद एग्रीकल्चर, तो देखो एग्रीकल्चर एक टाइम तक हम मानते हैं कि हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो शेयर है वो यहाँ पर 15 to 18% ही है इन द जीडीपी। ठीक है, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इसका यहाँ पर शेयर जो है वो यहाँ पर 15 to 18% ही है। और अगर हम यहाँ पर देखें इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री का आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडस्ट्री यहाँ पर फिर भी एक अच्छा गैस है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो ये सवाल का यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री का यहाँ पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी के अंदर वो लगभग यहाँ पर कितना है, वो है यहाँ पर 25 to 27%। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर सेकंड मोस्ट कंट्रीब्यूटर है। आपको ये वाली बात भी यहाँ पर पता होनी चाहिए, सेकंड मोस्ट यहाँ पर जीडीपी के अंदर यहाँ पर जिसका कंट्रीब्यूशन है वो है यहाँ पर इंडस्ट्री का। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सर्विसेज की, तो सर्विसेज आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो सर्विसेज है उसका यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर 55 to 60% हो चुका है हमारी जीडीपी के अंदर, है ना। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है यहाँ पर सर्विसेज। और अगर हम यहाँ पर बात करें देखो, तो देखो आपके सामने जो इमेज है वो है यहाँ पर कि सेक्टरल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या था इंडिया की जीडीपी के अंदर। मतलब यहाँ पर सर्विसेज का यहाँ पर कितना था 2024 के अंदर, है ना। एग्रीकल्चर का यहाँ पर कितना था,
फिर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इंडस्ट्री का यहाँ पर कितना था, तो यहाँ पर आपको तीनों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये 2024 के अकॉर्डिंग है कि यहाँ पर सर्विसेज यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, और उसी अकॉर्डिंग ही अगर हम यहाँ पर देखें इंडस्ट्री, तो वो यहाँ पर दूसरे नंबर पे है ना। तो ये आपको देखने को मिला, और इसी अकॉर्डिंग ही हमारी यहाँ पर जो इंडिया की जीडीपी है उसके अंदर अलग अलग यहाँ पर जो भी सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखो अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि विथ हुज हेल्प डिड चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रो द नंदा डायनेस्टी। मतलब यहाँ पर जो नंदा डायनेस्टी है उसको यहाँ पर ओवरथ्रो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से किया था, है ना, किस विथ हुज हेल्प, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक है मेगास्थनीज, एक है चाणक्य, एक है यहाँ पर सेलिकस निकेटर, और एक है यहाँ पर अशोका। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोगों को यहाँ पर सबको इसका जवाब ऑलमोस्ट पता होगा कि यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है यहाँ पर चाणक्य। तो चाणक्य यहाँ पर जो थे वो यहाँ पर एक तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने यहाँ पर चाणक्य को अपना यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, और वो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ों को देखा करते थे। और उन्हीं की मदद से ही यहाँ पर जो नंदा डायनेस्टी थी, जिनका यहाँ पर जो रूलर था धनानंद, उनको यहाँ पर हटाया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने ओवरथ्रो कर दिया पूरी नंदा डायनेस्टी को। और यहाँ पर उन्होंने खुद की यहाँ पर जो डायनेस्टी थी मौर्यन डायनेस्टी, उसकी यहाँ पर शुरुआत करी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस हैं, बाकी के ऑप्शंस देखो यहाँ पर क्या क्या है। एक है मेगास्थनीज, है ना। तो अगर मैं बात करूँ मेगास्थनीज की, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ये एक तरीके से यहाँ पर ग्रीक एम्बेसडर थे। कौन थे ये थे यहाँ पर एक तरीके से ग्रीक एम्बेसडर। और इनको यहाँ पर किसने भेजा था, इनको यहाँ पर भेजा था सेलिकस निकेटर ने। किसने भेजा था, सेलिकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को। किसके कोर्ट के अंदर, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के अंदर, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था यहाँ पर इंडिका, है ना। इंडिका एक किताब थी जो कि यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो चीज़ें थी उस टाइम की वो यहाँ पर दर्शाती थी कि वहाँ पर किस तरीके का राज चलता था और कैसे सारी चीज़ें होती थी, है ना। तो वो उसके रिलेटेड यहाँ पर किताब थी। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से, सेलिकस निकेटर यहाँ पर कौन थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ग्रीक एम्बेसडर है मैगस्थनीज और उनको यहाँ पर सेलिकस निकेटर ने ही भेजा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो सेलिकस निकेटर है वो यहाँ पर एक ग्रीक रूलर ही होंगे, क्योंकि वही भेज सकते हैं, है ना। इनकी यहाँ पर लड़ाई भी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से और ये हार गए थे। और अगर मान लो मैं बात करूँ यहाँ पर अशोक की, तो अशोक यहाँ पर कौन थे, अशोक एक तरीके से ग्रैंडसन थे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पर जो सुपुत्र थे वो थे यहाँ पर बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे थे यहाँ पर अशोक। तो यहाँ पर जो अशोक हैं वो यहाँ पर ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखो अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है आपके सामने, वेयर डिड औरंगजेब डाई ड्यूरिंग हिज डिकैन कैंपेन। मतलब जो डिकेन कैंपेन उन्होंने किया था तब यहाँ पर औरंगजेब की यहाँ पर मृत्यु कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ये पूछा गया है, वेयर, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पर है दिल्ली, आगरा, अहमदनगर और हैदराबाद। तो आप इसका यहाँ पर क्या सही जवाब लगाओगे, पहले आप ये सोच कर देखो, और वीडियो को पॉज करके भी आप अपना जवाब सोच सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो इसका यहाँ पर जो सही जवाब है वो है यहाँ पर अहमदनगर। अहमदनगर के अंदर यहाँ पर औरंगजेब की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो कि 1707 के अंदर औरंगजेब जो थे वो मर गए थे, है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अहमदनगर के अंदर इनकी मृत्यु आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये भी आइडिया होना चाहिए, जो भी सवाल हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पर एनालिसिस के बाद ही यहाँ पर निकाले गए हैं। तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो सारी की सारी यहाँ पर हाईली इंपॉर्टेंट है, तो उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इन सारी चीज़ों को समझते हुए चलना। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखें। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रथम तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है वो यहाँ पर किस ईयर के अंदर लड़ा गया था, ये पूछा गया है आप लोगों से। तो देखो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1175, 1191, 1192 या 1206। अब आपको एक बार सोचना है कि यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो सकता है, और उसके बाद आप यहाँ पर वीडियो को फिर से प्ले कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो चार ऑप्शंस में से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है।
अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो दो ऑप्शन है जो कि यहाँ पर काफ़ी पास पास है, एक है 1191, एक है यहाँ पर 1192, और बाकी देखो काफ़ी दूर दूर है ना। इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा शक हो सकता है अगर आपको ये पता है कि यहाँ पर जो तराइन का युद्ध था वो यहाँ पर दो लड़े गए थे, और अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप इसका जवाब लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है यहाँ पर 1191 सी। और ये किसके बीच में लड़ा गया था वो भी आपके सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान एक तरफ थे, दूसरी तरफ थे यहाँ पर मोहम्मद गौरी, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये वाला जो युद्ध था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, वो यहाँ पे लड़ा गया था। अब देखो यहाँ पर जीता कौन। जो पहला युद्ध था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये दो लड़ाई हुई थी यहाँ पर तराइन के युद्ध की, है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो था वो यहाँ पर किसके बीच में हुआ था, ये आपको समझ आ गया। अब इसमें जीता कौन। इसमें देखो जीते थे पृथ्वीराज चौहान। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था उसके अंदर कौन जीते थे, उसके अंदर जीते थे यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान। तो ही वॉज द विनर ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और आप देख सकते हो 1191 के अंदर लड़ा गया था। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ध्यान दो कि एक दिक्कत ये हो गई कि मोहम्मद गौरी जो थे, है ना, उनको एक तरीके से जाने दिया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, ठीक है, तो अगला युद्ध यहाँ पर तराइन का नहीं लड़ा गया होता। और अगर हम बात करें तो देखो अगले युद्ध के अंदर हुआ क्या। जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन था वो सीधा 1192 के अंदर यहाँ पर लड़ा गया था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड बैटल ऑफ तराइन, यहाँ पर सीधा 1192 के अंदर लड़ा गया, और इसके अंदर यहाँ पर जो जीते वो थे यहाँ पर मोहम्मद गौरी। तो ये एक हमें यहाँ पर सीख मिलती है कि अगर ये यहाँ पर इनको नहीं जाने देते, ठीक है, तो यहाँ पर वापस से ये युद्ध नहीं होता और वो यहाँ पर नहीं हारते जो अगला युद्ध था तराइन का। तो ये हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो था उसके अंदर यहाँ पर कौन जीते थे, उसके अंदर जीते थे पृथ्वीराज चौहान, आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन था उसके अंदर जीते थे यहाँ पर मोहम्मद गौरी। और ये यहाँ पर जस्ट अगले साल ही हुआ था 1192 के अंदर। ये 1191 के अंदर हुआ था, तो ये यहाँ पर 1192 के अंदर हुआ था। अब अगला सवाल देखो यहाँ पे। अगला सवाल दे रखा है, फ्रॉम विच ग्लेशियर डज द गंगा रिवर ओरिजिनेट। गंगा रिवर यहाँ पर किस ग्लेशियर से यहाँ पर निकलती है, ये आप लोगों से पूछा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक है यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, एक है गंगोत्री ग्लेशियर, एक है यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर, और एक है एंटार्क्टिक ग्लेशियर। अब यहाँ पर काफ़ी इजीली आप यहाँ पर बता सकते हो कि कहाँ से निकलती होगी। क्या एंटार्क्टिक ग्लेशियर से निकलेगी? नहीं। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यहाँ पर कौन सी नदी निकल सकती है? यमुना निकलेगी, क्योंकि नाम के अंदर ही आप देख सकते हो, इजी है याद करना। ठीक है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर भी नहीं होगा। अब गंगा यहाँ पर किस ग्लेशियर से निकलती है, तो यहाँ पर इस ग्लेशियर का क्या नाम है? गंगोत्री। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, और सियाचिन ग्लेशियर इसका सही जवाब नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो गंगा आपके यहाँ पर सामने है। ठीक है, निकल रही है, ये कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। ये आपकी बस रेफरेंस के लिए है, आपको बताने के लिए। और अगर मान लो मैं आप लोगों से कहूँ कि यमुनोत्री ग्लेशियर से यहाँ पर कौन सी नदी यहाँ पर निकलती है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर यमुना निकलती है। ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये दोनों तो देखो बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं कि यमुनोत्री ग्लेशियर से यहाँ पर यमुना जो है वो यहाँ पे ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो जाता है। और गंगोत्री ग्लेशियर से आपको पता ही है कि यहाँ पर गंगा ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, और अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ से कौन सी नदी यहाँ पर ओरिजिनेट होती है, तो आपको यहाँ पर लगाना होगा। अगर ये लोग आप लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर जो नुब्रा रिवर है वो यहाँ पर ओरिजिनेट होती है सियाचिन ग्लेशियर से। और ये हमारा यहाँ पर सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, ये आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको साथ साथ पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन सी रिवर यहाँ से कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये जनरली ये लोग पूछ रहे हैं, रिवर का यहाँ पर जो ओरिजिनेशन है ना, वो ये लोग पूछ रहे हैं आप लोगों से आजकल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो अगला सवाल आपके सामने है, विच फोक सॉन्ग इज ट्रेडिशनली संग ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन द यूपी एंड बिहार। यूपी और बिहार के अंदर मानसून के मौसम के दौरान पारंपरिक रूप से कौन सा लोकगीत गाया जाता है, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे,
पहला है सोहर, एक है यहाँ पर चक्री, और एक है यहाँ पर कजरी, और एक है लामान। ठीक है, अब आपको यहाँ पर चुनना है कोई एक ऑप्शन जो कि यहाँ पर सही ऑप्शन है। आप यहाँ पर खुद का जो जवाब है वो आप मन में सोच सकते हो, और वीडियो को पॉज कर सकते हो, सोच सकते हो आराम से, और उसके बाद आप वीडियो को प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका यहाँ पर सही जवाब क्या है। तो देखो, अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि जो कजरी जो है वो यूपी और बिहार, है ना, इनके अंदर ये गाया जाता है, और ये एक तरीके से यहाँ पर मॉनसून सीजन के टाइम पर ही ये गाया जाता है ना। कौन सा हो गया यहाँ पे? कजरी। तो कजरी इसका यहाँ पर सही जवाब हो गया, जो कि सही है एकदम। अब अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यहाँ पर जो सोहर है, सोहर यहाँ पर कब गाया जाता है? जैसे अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कजरी जो है वो यहाँ पर मानसून सीजन के अंदर गाया जाता है, तो यहाँ पर जो सोहर है, ठीक है, वो यहाँ पर चाइल्ड बर्थ यहाँ पर जब होती है ना, तब इसको यहाँ पर गाया जाता है। चाइल्ड बर्थ का यहाँ पर जब सेलिब्रेशन चलता है ना, तब इसको यहाँ पर गाया जाता है। अब अगर मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पर जो चक्री है, ठीक है, उसके बारे में बताओ मुझे कुछ, है ना, ये कहाँ का है? अगर मान लो आप लोगों से ये लोग ये पूछ लें कि ये कहाँ का है, क्योंकि इससे ये सवाल बन सकता है, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये JNK का है। कहाँ का है? JNK का है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मान लो मैं आप लोगों से कहूँ लामन, है ना, ये कहाँ का है? ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और अगर मान लो मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो लामान जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पर एक लव सॉन्ग की तरह होता है। ठीक है, उससे ये रिप्रेजेंट होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए दूसरी चीज़ों के बारे में भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो आप लोगों से यहाँ पर कजरी के बारे में ही पूछे, है ना। हो सकता है कि वो लोग आप लोगों से दूसरी चीज़ों के बारे में पूछ ले, है ना, टॉपिक वही होगा लेकिन आप लोगों से घुमा फिरा के ही पूछा जा रहा है। यही हमें एनालिसिस से थोड़ा पता चला है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखो, अगला सवाल यहाँ पे क्या कहता है कि अंडर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring डेटा प्रोटेक्शन? डेटा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इस एक्ट के तहत? ये यहाँ पर आप लोगों से पूछा है। तो देखो, यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक है यहाँ पर इंडिविजुअल्स ओनली, एक है डेटा फिड्यूशरी, और एक है यहाँ पर गवर्नमेंट ओनली, और एक है डेटा प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब एक बात बताओ यहाँ पे कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, ये जो एक्ट दे रखा है इसके तहत के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या वो इंडिविजुअल खुद होंगे? ये सोच कर देखो, क्योंकि इंडिविजुअल तो हम लोग हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास राइट्स है। ठीक है, हमारे पास राइट्स दी हुई है ना, कि भाई हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ये होता है एक तरीके से, है ना। हमारी यहाँ पे ड्यूटी नहीं होती है कि हम डेटा को प्रोटेक्ट करें। ओके, अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि क्या गवर्नमेंट ओनली होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ओनली भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका काम है यहाँ पर लॉ को एनफोर्स करना। ठीक है, उनका यहाँ पर क्या काम होता है? लॉ को एनफोर्स करना, है ना। उनका ये काम नहीं होता है कि वो डेटा को बैठकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। वो उसके लिए पूरी तरीके से सोलली रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, वो यहाँ पे लॉ या कानून बना सकते हैं, गवर्नमेंट। और अगर मान लो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डेटा प्रिंसिपल की, है ना, तो वो जो ओनर होते हैं पर्सनल डेटा के, है ना, तो वो खुद यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, है ना। दूसरे का डेटा यहाँ पर वो प्रोटेक्ट करें या ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पर क्या होगा? वो होगा यहाँ पर डेटा फिड्यूशरी। ठीक है, डेटा फिड्यूशरी यहाँ पर कौन होते हैं? ये एक तरीके से वो एक एंटिटी होती है जो कि कलेक्ट करती है और प्रोसेस करती है पर्सनल डेटा को। ठीक है, तो डेटा फिड्यूशरी ही होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ensuring ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। क्या ये वाली बात का आपको ध्यान रखना है? तो ये क्या होता है, ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये एक एंटिटी होती है, ठीक है, जो कि कलेक्ट करती है और प्रोसेस करती है, दैट कलेक्ट्स एंड प्रोसेसेस पर्सनल डेटा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली सवाल उठकर आ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे कि हु फॉर्मुलेटेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन?
जो ग्रेविटेशन का यहाँ पर जो यूनिवर्सल लॉ है, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर हर एक मास यहाँ पर अट्रैक्ट करता है और दूसरे मास को, ठीक है। तो वो यहाँ पर किसने दिया था, किसने उसको यहाँ पर फॉर्मुलेट किया है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। एक है गैलीलियो गैली, एक है आइजैक न्यूटन, एक है एल्बर्ट आइंस्टाइन और एक है यहाँ पर जोहान्स केपलर। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आइजैक न्यूटन, और सबको यहाँ पर ऑलमोस्ट पता ही है इसका सही जवाब। लेकिन अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि बताओ एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं, इन्होंने यहाँ पर हमें क्या दिया है? जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो यहाँ पर हमें पता है आइजैक न्यूटन ने दिया है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें यहाँ पर क्या दिया है? तो इन्होंने यहाँ पर दी है हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो यहाँ पर मोस्ट फेमस अगर मान लो मैं बात करूँ तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पे किसने दी है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है। और अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि बताओ जो जोहान्स केपलर है ना, इन्होंने हमें यहाँ पे क्या दिया है? तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर जो लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन है वो यहाँ पर किसने दिया था? वो यहाँ पर दिया था जोहान्स कैपलर ने। किसने दिया था? वो दिया था यहाँ पर जोहान्स कैपलर ने। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखो अगला सवाल यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच ब्लड सेल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून डिफेंस। आपके इम्यून डिफेंस के लिए यहाँ पे कौन से ब्लड सेल्स यहाँ पे प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपको बताना है। अब एक बात देखो यहाँ पर कि इम्यून डिफेंस जो होता है ये बेसिकली आपको अगर थोड़ा भी याद हो तो आपको ये पता होगा कि ये वाइट ब्लड सेल्स का ये काम होता है, ठीक है। अब इन चारों में से यहाँ पर कौन किसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स? हम क्या वो एरिथ्रोसाइट्स को बोलते हैं, क्या हम ल्यूकोसाइट्स को बोलते हैं, क्या हम थ्रोम्बोसाइट्स को बोलते हैं, क्या हम हीमोग्लोबिन को बोलते हैं? ठीक है। अब आप एक बात ये सोच कर देखो, तो हम यहाँ पर ल्यूकोसाइट जो होते हैं इनको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और यही पूछा गया है आप लोगों से यहाँ पर सवाल के अंदर कि यहाँ पर कौन से ब्लड सेल्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इम्यून डिफेंस, है ना। इम्यून डिफेंस के लिए यहाँ पर कौन से ब्लड सेल्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? तो बेसिकली यहाँ पर ये आपको इन्फेक्शंस हो गए या कोई फॉरेन सब्सटेंसेस हो गई, उनसे आपको ये बचाता है, ठीक है, अगेंस्ट इन्फेक्शंस और फॉरेन सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर देखो, इसका जवाब तो आपको पता चल गया। लेकिन अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यहाँ पर जो एरिथ्रोसाइट्स हैं ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं आरबीसी। क्या होते हैं? ये होते हैं आरबीसी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो एरिथ्रोसाइट जो है वो है यहाँ पर आरबीसी, है ना, इन्हीं का नाम होता है ये। अब आप यहाँ पर देखो आरबीसी तो है, अब इनका यहाँ पर काम क्या होता है? इनका काम होता है टू कैरी ऑक्सीजन। क्या काम होता है इनका? टू कैरी ऑक्सीजन। अब यहाँ पर अगर मान लो मैं आप लोगों से कहूँ कि थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ पर क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं यहाँ पर प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स का यहाँ पर बेसिकली किसके अंदर ये काम आते हैं? ये काम आते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। किसके अंदर काम आते हैं ये? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं उनका दे रखा है प्लेटलेट्स, और इसको आपको यहाँ पर देखने के अंदर थोड़ी आसानी होगी, आपको समझ आएगा कि यहाँ पर किसका क्या नाम है। और अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ, जो हीमोग्लोबिन है यहाँ पर, है ना, हीमोग्लोबिन का यहाँ पर क्या काम होता है? अब इसका यहाँ पर सब लोग बता पाएंगे कि यहाँ पर इसका क्या काम होता है, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स सुन के हो सकता है कि आपको इनके साइंटिफिक नाम सुन के आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, है ना, कि इनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, किसको आरबीसी कहा जाता है, किसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के अंदर तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये बेसिकली यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जो कि काम आता है आरबीसी के अंदर, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगी, है ना। तो इसका भी यहाँ पर क्या काम होता है? इसका भी काम होता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब अगला सवाल यहाँ पर आप पढ़ सकते हो स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर भारत का पहला आईआईएम जो है वो यहाँ पर कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये पूछा है आप लोगों से। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक है बैंगलोर, एक है यहाँ पर कोलकाता, एक है यहाँ पर अहमदाबाद और एक है यहाँ पर लखनऊ। तो यहाँ पर इसका क्या सही जवाब हो सकता है? आप एक बार सोच कर देखो। तो जो पहला आईआईएम है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था, आप फोटो के अंदर देख सकते हो, आईआईएम कैलकटा, है ना। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगर मान लो मैं आप लोगों से कहूँ ये किस साल के अंदर यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था, तो यहाँ पर ये हुआ था 1961 के अंदर, ठीक है। ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर आईआईएम हो जाए या आईआईटी हो जाए, है ना, या और भी यहाँ पर दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो यहाँ पर पहली बार वो
किस साल के अंदर एस्टेब्लिश हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, और उनका जो पहला जो भी वो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर किस शहर के अंदर एस्टेब्लिश हुआ है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। एस्टेब्लिशमेंट जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स का, जो भी आईआईटी हो गए, आईआईएम हो गए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो इन वाली चीज़ों का भी ध्यान में रखना और इनको पढ़कर जाना। बाकी अगर आप यहाँ पर हमारे साथ भी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ भी कर सकते हो। उसके बारे में मैं डिटेल्स आपको थोड़े बाद में बताऊंगा वीडियो के अंदर। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंडर द 10th schedule, who decides on disqualification of a state legislator on grounds of defection? अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर किसी विधायक की अयोग्यता पर कौन निर्णय लेता है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है कि देखो जैसे स्केड्यूल्स होते हैं ना, जैसे 12 स्केड्यूल है, पहले 8 हुआ करते थे, अब 12 हैं। तो उनमें से एक 10वां स्केड्यूल भी है जिसको हम बोलते हैं 10वीं अनुसूची। ठीक है। ये बेसिकली किसके ऊपर है? ये है यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। किसके ऊपर है ये? एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। ये जो 10वां स्केड्यूल है ये पूरी तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ को यहाँ पर दर्शाता है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ असल में है क्या? तो देखो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, वो बेसिकली यहाँ पर किस काम का है, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो देखो जब यहाँ पर कोई भी इलेक्टेड मेंबर होता है पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसको यहाँ पर प्रिवेंट किया जाता है या रोका जाता है कि वो यहाँ पर इलेक्शन के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्विच ना कर ले या बदल ना ले। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। अब ये किसके तहत किया था ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं कई बार। ये तो हमें पता है कि 10वें स्केड्यूल के अंदर इसकी बात करी गई है एंटी डिफेक्शन लॉ की, ये तो हमें दिख रहा है ना। लेकिन किसके तहत ये इंट्रोड्यूस हुआ था? 52nd अमेंडमेंट इन 1985। 1985 के अंदर यहाँ पर 52nd अमेंडमेंट जो है उसके तहत यहाँ पर ये इंसर्ट किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हो 10th स्केड्यूल। तो अब ये पूछा है कि यहाँ पर जब हम किसी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, इस लॉ के तहत, ठीक है, और अगर मान लो हमें यहाँ पर किसी को डिस्qualify फिर करना पड़ रहा है ना, हमें यहाँ पर करना पड़ रहा है डिस्qualify, तो यहाँ पर वो कौन डिसाइड करता है ये पूछा गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, एक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस और एक है इलेक्शन कमीशन, है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो तो इलेक्शन कंडक्ट कराती है, उसका काम ही है टू कंडक्ट इलेक्शंस। ठीक है, उसका यहाँ पर क्या काम है कि वो इलेक्शंस कंडक्ट कराएगी। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है यहाँ पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी ये काम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं होता है ना। रिव्यू का फिर भी काम हो सकता है लेकिन उनका काम ये नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक ही बचा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अना प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस यहाँ पर इसका सही जवाब है। अब इसका मतलब देखो हुआ क्या। अब इसका मतलब देखो क्या होता है कि जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस जो है वो यहाँ पर डिसाइड करेगा किसी का डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो ये कौन होता है? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो देखो अगर मान लो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लोकसभा की, अगर मान लो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लोकसभा की, या यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्टेट असेंबली की, इसकी बात कर रहा हूँ स्टेट असेंबली की। ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन काम करेगा? ये काम करेगा यहाँ पर स्पीकर। आपको ये बात तो पता ही है कि लोकसभा के अंदर हम बोलते हैं कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा, है ना। तो वहाँ पर ये वाला जो काम करेगा वो कौन काम करेगा? वो करेगा स्पीकर। ठीक है। अब मान लो अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि ये बताओ कि जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा है, या अगर हम यहाँ पर बोले लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर कौन डिसाइड करता है ये वाला काम? कौन डिसाइड करेगा? अगर यहाँ पर स्पीकर कर रहा है तो आप यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर कौन करेगा? यहाँ पर करेगा चेयरमैन, है ना। यहाँ पर तो चेयरमैन होता है राज्यसभा के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर चेयरमैन करेगा। तो ये वाली चीज़ आपको समझनी थी कि यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है उसका मतलब क्या है। ठीक है। इस तरीके से होता है कि यहाँ पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है थ्रू 10th स्केड्यूल। और आपको ये भी समझ आ गया कि यहाँ पर ये बेसिकली क्या करता है। और अगर मान लो किसी को यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिसाइड करना है
तो वो कौन करेगा? वो ऑफिसर करेगा जिस हाउस के अंदर ये वाली चीज़ हो रही है, ठीक है? अब वो लोकसभा या स्टेट असेंबली के अंदर स्पीकर हो सकता है, और राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो चेयरमैन हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको यहाँ पे पसंद आया होगा, और अगर मान लो आप हमारे साथ यहाँ पर तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हो एसएससी एमटीएस 2025 जीके क्रैश कोर्स के अंदर। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। इसके अंदर आपको देखो एक तो लेक्चर्स तो मिलते ही मिलते हैं, जो हम यहाँ पर टॉपिक्स आपको दिखा रहे हैं ये आप डिटेल के अंदर पढ़ सकते हो हमारे साथ। जिसके अंदर आपको एक तो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ साथ आपको यहाँ पर जो प्रिंटेबल पीडीएफ्स हैं वो भी मिलती हैं, जिनको आप आराम से यहाँ पर प्रिंट निकाल कर आप उसको पढ़ सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर जो क्लास नोट्स है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। और अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपकी जो क्विजेज़ हैं वो भी आपको यहाँ पर दी जाती हैं, जिसके अंदर रैंक के ऊपर बेस्ड होती है आपकी क्विजेज़ कि आपको यहाँ पर क्या रैंक अलॉट हो रही है। और साथ साथ अगर मान लो मैं बात करूँ उसके बाद, तो आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स भी मिलते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, है ना? इसके अंदर डायरेक्टली यहाँ पर हम जो भी कंटेंट आप लोगों के लिए डालते हैं वो आपको डायरेक्टली मिल जाता है कि यहाँ पर ये अभी अपलोड हो चुका है, अब आप इसको जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? इतना ही नहीं, आपके यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डाउट्स हो वो आप हमसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। और आपको यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, और आप अगर यहाँ पर इस कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हो तो आप एनरोल भी हो सकते हो। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक प्रोवाइडेड है, और इसके अंदर यहाँ पर जो भी टॉपिक्स होंगे उनको हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल के अंदर यहाँ पर कवर करेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हैं उसको एनालिसिस करते हुए ही हम यहाँ पर आपको वो सारी की सारी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप हमें यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो, अगर आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हो तो, ताकि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए इसी तरीके से यहाँ पर जो सीरीज़ है वो यहाँ पर कंटिन्यू रख पाएँ, और मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल यहाँ पर हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लाते रहें, पूरा का पूरा यहाँ पर जो एनालिसिस है वो यहाँ पर करते हुए। तो बेसिकली यहाँ पर आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर आप यहाँ पर हमें सपोर्ट करोगे तो हमें भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है, और हम आप लोगों के लिए यहाँ पर उसी हिसाब से ही यहाँ पर और मेहनत करते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको बस यहाँ पर जो वीडियो है उसको यहाँ पर लाइक करना है, और आप यहाँ पर जो हाइप का बटन है वो आप यहाँ पर दबा सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर हमें सपोर्ट कर सकते हो, और हम यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों के लिए मोटिवेट होकर जितने भी यहाँ पर वीडियोज़ है वो यहाँ पर हम लाते रहेंगे जब तक यहाँ पर आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और इस सीरीज़ को हम यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, और मान लो अगर किसी को और कोई डाउट पूछना है तो वो हमसे यहाँ पर डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी यहाँ पर गिवन है, तो आपकी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डाउट हो या क्वेरी हो तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो।